चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। कुछ देर के बाद अभिनव अनन्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने उसे भर्ती करवा दिया था। इस बीच पुलिस भी अनन्या से मिलने और उसका बयान लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। अभिनव अनन्या के प्राइवेट रूम के बाहर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन ये चिंता उसे अनन्या की नहीं बल्कि अपनी थी। उसने उन लोगों को जिस तरह से मारा था उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वो सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वो अभिनव को अंदर बुलवा ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वो अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला आया था। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि अब तो मैं गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किडनैप करके ही रहेंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि चाहत वहां थी। जैसे एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत ने उस आदमी के पेट में लात मार दी। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वो समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वो घबराहट में ये भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वो कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वो कह रहे थे कि वो प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। ये वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। एक सेकेंड, तुम कह रही हो कि जब ईशान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था, वो क्या कर रहा था? यह सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, ये कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तब ये गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। यह सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था मुझे पता था कि ये निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ ये फटीचर है बल्कि फट्टू भी है। शर्मिला, शांत हो जाओ, राजीव ने बीच में कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो भी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे वो कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वो पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वो कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा, चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। आप चाहे तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि
हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक रुकने वाली है। वो अभी के अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? यह सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुम उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। यह सुनते अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक वार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़े खतरनाक लड़ते हो यार। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें यह सब करते हुए देख रही थी, लेकिन डूड, कल वाली फाइट तो वाज लाइक टॉप नॉच। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने अनन्या को यह सब बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताशा भरे सुर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें यह डाउट हो रहा है कि मैंने फाइट करना कहाँ सीखा, तो मैं बता देता हूं। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल्स में, मैदानों में और यहां तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूं। मैं अनाथ हूं, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताओ तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वो समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, टाइम टू गो। फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बातें करेंगे। इतना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देख ये सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किसी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि ये शर्मिला की आवाज है। वो खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ गए थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वो डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना, शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजीव उसके पास आया और बोला, तुम यहां क्यों खड़े हो? और शर्मिला और अनन्या कहाँ है? वो दोनों निकल गए हैं। राजीव ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा, राजीव ये पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वो राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वो इन सब चक्करों में नंदिता को फोन लगाना तो भूल ही गया था। एक बार घर जाने के बाद शायद वो नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहली घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठा लिया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट की भी देरी कर दी होती ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। नाम बताने से पहले पहचान गई किसका फोन है? हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन कर ले। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, टाइगर। सही बात है। वैसे कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ, उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों?
तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है? नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूं। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।